हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई थिंक सब बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जैसे पहले ही बताया था ना कि इनसेम जो थर्ड सेम का है, इनसेम का डिस्क्रीट का पूरा यूनिट है, जितनी यूनिट है बस 4 यूनिट है। तो चारों यूनिट को हम अलग अलग लेक्चर में कवर करेंगे। एक यूनिट मैक्सिमम, क्योंकि यूनिट बड़ी है, यूनिट में टॉपिक बड़े बड़े हैं और यहाँ पर ज़्यादा फोकस मेरा मेन कॉन्सेप्ट पे रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। थियरी को टाइम सिर्फ जो हमें ज़रूरी है, जो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है डिस्क्रीट के लिए, तो मैं कॉन्सेप्ट पे बातें करूंगा। और वीडियो भी जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना शॉर्ट करूंगा, तब भी जाएगा 1-1.5 घंटे एक वीडियो पे जाएगा, क्योंकि दो वीडियो में मुझे पूरी यूनिट को कवर करना है। जो हमारे टीचर लेते हैं, मान के चलो आप 12-13 लेक्चर एक यूनिट को कवर करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में उसको कवर करना है। तो इसलिए उसको उसी हिसाब से मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। कॉन्सेप्ट के अलावा जो मेन चीजें होंगी उस पर थोड़ी थोड़ी बातें होंगी बस, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कॉन्सेप्ट पे होगा। तो अभी ये वीडियो हम चलते हैं फर्स्ट यूनिट जो हमारी है सेट थियरी पे बात करते हैं, रिलेशन पे बात करते हैं, फंक्शन पे बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करें डिकरेंस रिलेशन पे, ठीक है? तो अभी चलते हैं सेट थियरी पे, ठीक है? तो इसकी बात करेंगे अभी, सेट थियरी की। देखो, बात करेंगे सेट थियरी में, तो सेट थियरी में सबसे पहले सेट की डिफिनीशन आती है। सेट की डिफिनीशन क्या होती है, जो हम 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेट, ठीक है? तो अब यहाँ पे इतना मुझे थियरी है तो थियरी है यार, इतना तो आपको पता है। अब बात करते हैं हम इसके सेट के पार्ट के, जो हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? नल सेट पढ़ते हैं, यूनिट सेट पढ़ते हैं, ठीक है? नल सेट क्या होता है? जो एम्प्टी सेट होता है, मतलब वहां पे कोई सेट है, मतलब मैंने कहा कि अगर मैंने कोई सेट को दे दिया, मैंने कहा ABCD ये कोई सेट है, ये सेट है, ये इसके एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स ना हो तो हमारा वो क्या कहलाएगा? अगर ये एम्प्टी हो, मतलब कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नल सेट होगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, यहाँ पे हम थियरेटिकल बात नहीं करेंगे, ध्यान देना मेरी बात। नो एलिमेंट्स मतलब नल सेट, बात समझ रहे हो ना? कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे यहाँ पर, ये बातें हम नहीं करेंगे कि क्या ह्यूमन बीइंग, क्या इधर उधर का एग्जांपल नहीं देंगे, वो देखो, ठीक है? कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है? क्या होगा? ये नल सेट होगा। यूनिट सेट क्या होगा? यूनिट सेट वो होगा जहां पे कोई सिंगल एलिमेंट क्या हो, मैंने कहा A इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट का मतलब मैंने कहा भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है एक है, अगर 2015 में या 2008 में, करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक है। सिंगल टर्म सेट, बात समझ? तो यूनिट सेट हुआ, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई क्या? ये हमारा तो नल सेट यूनिट सेट जो काम आने वाला है, ये सब चीजें आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि इस सेट को किस तरीके से दिखाते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहला रोस्टर मेथड होता है। रोस्टर मेथड क्या होता है? जहां पे पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने का मतलब जो हम वही डायरेक्ट लिख देते हैं। दूसरा मेथड होता है सेट वेल्डर मेथड। ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें हम इसी वैल्यू को, जो वैल्यू दिया गया है, इसी को एक इनडायरेक्ट वे में हम किसी पॉइंट से, मतलब किसी तरीके से हम इनडायरेक्टली वे में, यहाँ पे डायरेक्ट वे में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में हम बताते हैं कि हाँ यही है, लेकिन हम उसको एक लैंग्वेज कमेंट देते हैं वहां पे उस पार्ट को लेकर। मैंने कहा कोई एक्स ले लिया, मैंने वो एक्स को बता दिया कि अगर मैंने A-E-I-O-U ले लिया तो क्या है? वोवेल्स है, एक्स इज वोवेल्स, और ठीक है? तो वो मतलब ये सेट बिल्डर में होता है, ये आपको पता है। मेन यहाँ पे मतलब यहाँ का मतलब क्या था कि यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हम बात करें कैसे हम सेट को लिखते हैं। हमारे पास दो मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। और अभी मैंने बात की नल सेट और यूनिट सेट की, जो हमारी कॉमन चीजें हैं। फिर यहाँ पे हम चलते हैं, जब धीरे धीरे चलते हैं तब हम बात करते हैं सबसेट की। अब देखो सबसेट क्या होता है, ये भी आपको पता है, इसमें बताने की कोई जरूरत। सबसेट क्या होता है? मैंने कहा कोई सेट, हमारे पास दो सेट है, मैंने कहा A कोई सेट है मेरे पास, मैंने कहा उसमें एलिमेंट A B C है, और B कोई सेट है, मैंने कहा उसके पास एलिमेंट A B C D और E है। बात समझ रहे हो? तो सबसेट का मतलब क्या है? अगर
सेट ए का एलिमेंट सेट बी में है तो सेट ए सेट बी का सबसेट है। मतलब एक तरीके के, जैसे मैं बात करूं, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो सेंटेंस और होता है सेंटेंस होता है और क्लॉज होती है। तो क्लॉज वो क्या होती है, सेंटेंस का एक पार्ट होती है। वो वहां पे हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मैथ्स की टॉपिक है। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, बी में है। ए के एबीसी है, एबीसी है। ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, बी में है। तो मैं क्या बोलूंगा कि बी इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। बात समझ रहे हो ना? ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, किसमें है, बी में है। तो एक इसका सबसेट है, बी का है। अगर मैंने कहता बी का एलिमेंट, अगर ऐसा होता, यही मैं कह देता ये बी का एलिमेंट एबीसीडी, और मैंने बोल देता यहाँ पे कि हाँ ये अगर पूरे हैं इस ए में है, तो मैं क्या बोलता, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ये इसमें होते इसके पूरे एलिमेंट्स, ठीक है, ये आगे होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए के सभी एलिमेंट्स क्या है, बी में। इतनी बात क्लियर हुई नहीं? यार ये तो पता है आपको, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी सबसेट में हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। देखो सबसेट तो हमने जान ली, ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, उसका जो साइन होता है ये होता है, ये जो इक्वल वाला साइन है ना, ये हटा देते हैं। क्योंकि हम क्या जानते हैं, जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, कोई भी जो नंबर 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ए में 3 एलिमेंट्स है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। अगर ए इस सिंगल मतलब इस सेट की बात करूं, इस सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 टू पावर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। अगर मैं सबसेट लिखना चाहूं तो कितना होगा, 8 सबसेट क्या है। जो 5 क्या होता है, 5 सबका, ध्यान देना, जो 5 होता है वो सबका क्या होता है, सबसेट होता है। 5 क्या होता है, सबसेट होता है। किसी भी 5 को एक तरीके का नल एलिमेंट माना जाता है। 5 क्या होता है, वो एक सबसेट होता है, किसी भी सेट का वो एक सबसेट होता है, ठीक है। 5 हो गया। फिर मैं क्या बोलूंगा, ए भी इसका क्या है, सबसेट है। मैंने कहा बी भी क्या है, इसका सबसेट है। मैंने कहा सी भी क्या है, इसका सबसेट है। मैंने कहा ए और बी क्या है, वो भी सबसेट है। मैंने कहा बी और सी क्या है, वो भी सबसेट है। मैंने कहा ए और सी क्या है, वो भी सबसेट है। और मैंने कहा ए बी सी क्या है, वो भी सबसेट है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 8 है। बात समझ रहे हो नहीं मेरी बात? मैंने क्या बोला, मतलब अगर सबसेट क्या होगा, किसी, पहले सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में है तो वो सेट जो है उस सेट का क्या होगा, जिसमें होगा वो उसका सबसेट होगा। पहली बात। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट की बात हम करेंगे तो बता दिया मैं, ये ऐसे करते हैं, ध्यान देना। अगर मैंने कहा सेट ए के पास कोई एलिमेंट ए बी सी है, बात समझ रहा मेरी, ए बी सी है, और मैंने बोला कि बी के पास ये एलिमेंट है, बी सेट है, उसके पास ये एलिमेंट्स है। तो ध्यान देना, अगर सेट ए का एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी का कोई सिंगल ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में ना हो, मतलब समझ रहे हो मेरी कंडीशन क्या है, कि मतलब ये अगर पूरे एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट्स पूरे ए में ना हो, मतलब ये वाली कंडीशन ना हो, ए बी सी पूरे ना हो, तो मतलब वो हमारा प्रॉपर सबसेट हो। उसका मतलब कोई सिंगल ऐसा एलिमेंट हो, जैसे ये हमारा प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए बी सी है लेकिन डी और ई नहीं है, मतलब कोई एक एलिमेंट है जो इसमें ए में नहीं है। बात समझ रहे हो ना, जो वो होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? पहली मेरी बात इतनी बताओ पहले। ये होता है हमारा, पहले बात की सबसेट और प्रॉपर सबसेट की, ये बात क्लियर हो गई हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितना उसमें सेट में दिया होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। चलते हैं आगे, बात करेंगे पावर सेट की। ये देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब आपको पता है यार, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन बता दे रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ए बी सी है, नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, तो वो भी क्या होता है 2 raised to power n s, नंबर ऑफ n a, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए बी सी। तो पावर सेट कितने होंगे हमारे पास, 2 टू पावर 3 8 पावर सेट होता है, यही होता है पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पावर सेट में बनेंगे, ये होता है हमारा पावर सेट। और वही दिखाता है कि अलग अलग पावर सेट हमारे अलग अलग बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें बनाएंगे, तो जैसे मैंने ये हमारा सबसेट हुआ, वो पावर सेट होता है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ सबसेट्स, यहाँ पर क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट की बात, उस सेट के सबसेट की बात करें। पावर सेट में क्या है, हम उसकी कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं, तो 2 टू पावर हम लेते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत, थियरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैं ज्यादा इसको फोकस ही नहीं कर रहा हूँ ज्यादा।
जो हमारा मेन पार्ट है हम उस पे चलते हैं, जहां से हमें क्वेश्चन पुट अप होना है। ठीक है, अलग अलग जो हमारा डिफरेंट एरिया है, ये तो हम बता दिया आपको, बस इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, इतनी जनरल चीजें थी। चलते हैं सेट ऑपरेशंस पर, वहां पे बात करते हैं हम अच्छी अच्छी चीजों की, फिर वहीं से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होता है, फिर वहीं से हमारा क्वेश्चन भी पूरा होता है। ठीक, आगे चलिए। अब हम बात करेंगे सेट ऑपरेशंस की। जो हमारे काम आने वाली है, यहां पर बात करेंगे हम सबसे पहली चीज की, यूनियन। देखो क्या होता है यूनियन, पढ़े ये भी हो, आप बताने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़े। देखो यूनियन क्या होता है, पहले जान लेते हैं। मैंने कहा कि सेट ए हमारे पास एलिमेंट है, उसके पास 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी है हमारे पास, उसके पास एलिमेंट है 4 5 6 7 8। बात समझ रहे हो क्या? इतनी बात समझ रहे हो मेरी? ये दिया हुआ है, बोल दिया इन दोनों का यूनियन निकालो, इन दोनों के बीच ऑपरेट करो, ऑपरेशन क्रिएट करो। क्या ऑपरेशन? यूनियन का ऑपरेशन लगाओ। और ये यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ देना। दोनों का जोड़ देना सेट की एक डिफिनीशन में होता है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब कोई एलिमेंट अगर एक बार आ गया सेट के एलिमेंट में, दोबारा नहीं है। ध्यान देने में भी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक बार कोई सिंगल सेट के कोई एलिमेंट पे आ गया तो वो सेट के एलिमेंट पे रिपीट नहीं करना चाहिए, ये होती है यूनिकनेस। बात समझ रहे हो? मतलब यूनिक होना चाहिए उसका, हर एक एलिमेंट सेट का यूनिक होना चाहिए। ये डिफिनीशन में मुझे बताना था। ठीक है, मतलब डिफिनीशन यही बोलता है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड है तो इसलिए, तो वेल डिफाइंड में यूनिक भी एक चीज आती है, तो यहां पर वो रिपीट नहीं करेगा। तो ध्यान देना, जब हम यूनियन लगाते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। मतलब अगर सेट ए का एलिमेंट है तो सेट बी में, अगर मैं बात करूं यूनियन की बात करूं तो यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो यही यूनियन का ऑपरेशन। तब हम क्या लिख सकते थे? तब ये भी एक तरीके का सेट बनेगा। सेट क्या बनेगा? इनके और इनके एलिमेंट को हम क्या कर देंगे? 5 पे ला देंगे, एक ही सेट में रख देंगे। मैंने कहा कि ये क्या है 1, पहले हम क्या लगेंगे? सेट ए के एलिमेंट को रखेंगे। सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। अब देखो 4 एंड 5 यहाँ पे आ चुका है, तो 4 एंड 5 आ चुका है तो 4 एंड 5 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या लिख देंगे? 6 7। ये हमारा यूनियन होगा। वेन डायग्राम से देखना है तो वेन डायग्राम से देख लो। मैंने कहा ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट ए है। मैंने कहा कोई, अब ध्यान देना, ये कोई सेट ए है, ठीक। और मैंने कहा ये कोई सेट बी है। सेट ए है, सेट बी है। बात समझ रहे हो? अब मैंने कहा कि लो, सबको मैंने क्या कर दिया? वो कर दिया। इतनी बात समझ रहे हो ना? तो ये पूरा क्या हो गया? ये हमने पूरों को कवर कर लिया, सेट ए को भी कवर कर लिया, सेट बी को कवर कर लिया। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट थे 4 5 थे। 4 5 थे, क्या देखो एक ही में है कि नहीं? दोनों में आ गया कि नहीं? तो 4 5 हो गए, यूनिक है कि नहीं? ये कॉमन एलिमेंट था, तो ये 4 5 था। उसके अलावा सेट ए और सेट बी के हमारा अलग अलग एलिमेंट है। ये वेन डायग्राम हो गया। सेट ए में क्या था? 1 2 3 4 5, उसमें भी था 4 5 लिख दिया हमने, और 6 7 8। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया? सेट ए एंड सेट बी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई मेरी बात? पहले बात ये बताओ, ठीक। ये है यूनियन ऑपरेशन। दूसरी बात करता हूं मैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम बात करते हैं, मैंने कहा जो यहां पर सेट ए और सेट बी लिया है उसको लिखने का तरीका होता है सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। सेट ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे, अब बता दूं। अब इसमें क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों को जो एलिमेंट थे उन्हीं को क्या कर देते, कंबाइन कर देते थे, पूरे एलिमेंट थे। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन में क्या बात करेंगे? जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो सेट ए में भी होगा, जो सेट बी में होगा। बात समझ में आ रही? मतलब ये पार्ट क्या करेंगे, लिख देंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 5 यहाँ पे भी है, 4 5 यहाँ पे है, सेट क्या है? 4 है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? पहले बात मेरी ये समझो, छोटी चीज है, आपको पहले से पता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, सेट ए और बी का यूनियन क्या है? दोनों को कंबाइन कर दिया, सेट ए और बी का यूनियन आ गया। मैंने बात की जब किसकी? इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का क्या हो गया? मैंने कहा ये है, तो ये क्या कहा मैंने? 1 2 3 4 एंड 5 4 एंड 5 6 7 8। तो 4 एंड 5 ये इंटरसेक्शन पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात क्लियर हो रही है ना मेरी। अब देखो, जब आप इसको जान लियो, इसको यूनियन और इंटरसेक्शन को जान लियो, दो ही ऑपरेशन है, तो इनमें रिलेशन भी जान लो। रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्वेश्चन आप भी लगा चुके पहले भी 12th में भी, ठीक है। मैं बात करूं अगर कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ, तो इनके बीच नंबर ऑफ ए कितने होंगे, नंबर ऑफ ए बी के सेट के एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट कैसे होंगे, जस्ट देखता हूं। तो ये होता है इसका फॉर्मूला का, नंबर ऑफ ए का एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी का एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रिलेशन होता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन में काम आता है, क्वेश्चन में काम आता है। और क्वेश्चन एक पूछता ही है हमारे इंसेम में और मिड सेम में भी, जैसे अभी मिड सेम हम लोग दिए थे तो मिड सेम में भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है। वो अलग अलग बोल देता है कि मैथ्स में इतने नंबर थे, मैथ्स में उसने इतना कवर किया, फिजिक्स में इतना कवर किया, देश का इधर उधर का यार इधर उधर भी लाके बोल देगा, कहीं से भी क्वेश्चन लाएगा और फंसा देगा कि ए का बताओ, बी का बताओ, इंटरसेक्शन बता दो, उसमें ए यूनियन बी बता दो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इस पे ध्यान देना। मेन चीज यहाँ पर मुझे ये बताने की थी, इनके बीच के रिलेशन की बताने की, ठीक है। अगर हम वैल्यू को देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वैल्यू नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पे, अगर मैं बोलूं, अब देखो नंबर ऑफ ए कितना है, मैंने बोला नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितना है 5, नंबर ऑफ बी कितना है 5, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4 5 है, मतलब 2 है, 5 5 10 10 माइनस 2 8। नंबर ऑफ ए के ए यूनियन बी के एलिमेंट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। आगे भी नहीं चाहिए, बात समझ रहे हो? फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ये डिराइव भी हो गया, ठीक है, ठीक है कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास 3 सेट है तब क्या करते हैं, 3 सेट के लिए जान लो, 3 सेट है तो हम 3 सेट भी लिखना चाहते हैं। अगर मैंने कहा एक नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है हमें, तो क्या फॉर्मूला क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी प्लस में सब, ठीक है, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है, क्या होता है, ये होता है। अगर मैंने बोल दिया डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट मतलब जॉइंट ही नहीं है। अगर मैंने बोल दिया डिसजॉइंट सेट की कंडीशन क्या है, अगर मैंने बोल दिया क्या है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब सेट को कंबाइन ही नहीं, मतलब सेट कनेक्टेड ही नहीं है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट में क्या होगा, ये इंटरसेक्शन वाला मामला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ ए यूनियन भी कितने किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये 0 हो गया ना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट में। तो ये होता है हमारा सेट का ऑपरेशन। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? अब जो हम इसके बाद बात करेंगे काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, वो हमारे लिए नया टॉपिक होगा। ये तो हमारे लिए पहले का टॉपिक है जो हमने रिमाइंड आपको करा दिया कि हाँ ये था जो पहले था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट की, जो हमारे लिए क्या है, नया टॉपिक है, तो उसको ध्यान से देखना होगा, क्वेश्चन भी उस पर पुट अप होता है, ठीक। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इसकी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की। नया टॉपिक है इसलिए ध्यान देना मेरे को। देखो क्या होता है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में, होता क्या है बात समझना मेरी। हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं n की बात करूं क्या होता है, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है, ध्यान देना, ये बात ये समझने वाली चीज है। कोई सेट, मैंने कहा कोई सेट मैंने ए ले लिया और मैंने उसको दे दिया ए बी सी डी ई, अपने टर्न तक गया जहां तक जाना था। अब ध्यान देना, तो कोई सेट ए, मैं इस सेट की बात करूंगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब कहलाएगा, जब वो इक्विवेलेंट हो किसके, नेचुरल नंबर के सेट के। ध्यान से सुनना, कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट तब कहलाएगा जब वो किसके इक्वल हो,
नेचुरल इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर सेट के। नेचुरल नंबर सेट में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6। पहली डिफिनीशन, फर्स्ट डिफिनीशन में क्या बोल रहा हूं, कोई सेट, ध्यान से सुनना, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब कहलाएगा, जब वो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, दूसरी डिफिनीशन, सेकंड डिफिनीशन, फर्स्ट डिफिनीशन तो ये जो मैंने बताया अभी। सेकंड डिफिनीशन क्या बोलती है, सेकंड डिफिनीशन इसी की डिफिनीशन बोल रही है कि कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट तब कहलाएगा जब वो नेचुरल नंबर से 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस रखता हो, 1-1 करेस्पॉन्डेंस रखता हो। 1-1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब कोई सिंगल एलिमेंट उसके सिंगल एलिमेंट से क्या हो, कनेक्टेड हो। सिंगल एलिमेंट क्या हो, कनेक्टेड हो दोनों सेट का। मैंने कहा सेट ए ये है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये कोई सेट है, और ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 ये इनफिनिटी था। मैंने कहा ए बी सी डी, तो वो सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तब वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या, अब देखो ये मैंने काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की बात की, तो काउंटेबल सेट क्या है, मैंने काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की क्या बात की, तो फिर अभी ये इनफाइनाइट सेट की बात की, इसी को समझना है, यहीं से काउंटेबल सेट आएगा, इसलिए ये नई चीज है हमारे लिए, तो इसलिए समझना है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब मैं वो बात करूं काउंटेबल सेट क्या है, काउंटेबल सेट क्या है, काउंटेबल सेट क्या है, a set is empty, either empty, ध्यान देना, empty, finite और काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर है तो वो सेट क्या कहलाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, सॉरी काउंटेबल सेट कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे, ये कैसे काउंटेबल सेट कैसे, अगर ये कंडीशंस नहीं है तो ध्यान देना वो सेट अनकाउंटेबल सेट होगा। अगर ये काउंटेबल, कोई सेट अगर काउंटेबल सेट नहीं होगा तो वो अनकाउंटेबल सेट होगा। हमारे सिलेबस में दो सेट है, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट। पहले हम जानेंगे काउंटेबल सेट के, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अगर काउंटेबल सेट है उसको काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होना पड़ेगा, ध्यान देना, तब वो काउंटेबल सेट होगा। अगर वो सेट नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। ठीक है, ठीक है। बात करेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये काउंटेबल सेट का। तो मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं, मैंने क्या डिफिनीशन क्या बोली है, पहले काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए। काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए, पहले नंबर ऑफ, मैं अगर बात करूं, अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं, फंक्शन कहां पे जाना चाहिए, नंबर ऑफ, अगर मैं n है हमारा, n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर से कहां तक जाना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर तक जाना चाहिए, पॉजिटिव मतलब z प्लस। या मैं बोल दूं नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर या नंबर ऑफ ऑल इंटीजर बोल दूं, लो ये भी क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा। नंबर ऑफ ऑल इंटीजर तो n से कहां तक जाएगा, z तक जाएगा, z तक जाएगा ये। चलो चलते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट होगा। ध्यान देना मैं बोल क्या रहा हूं, नंबर ऑफ ऑल इंटीजर हमने एग्जांपल में ले लिया, तो फंक्शन हमारे पास क्या क्रिएट होगा, n to z जाएगा। n क्यों आया, नेचुरल नंबर के इक्वल होना चाहिए, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस रखना चाहिए। तो n की अगर मैं n लिखना चाहूं तो n क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो डिपेंड करेगी z की वैल्यू, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, z n के ऊपर। z की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, n के ऊपर, क्योंकि n का इमेज ही जो होगा वो z पे बनेगा। तो मैं अगर z की बात करूं, z पे क्या, अगर मैंने बोल दिया z पे, जैसे मैंने वैल्यू लिख दी, z की वैल्यू मैंने रख दी, मैंने दी 0 1 -1 2 -2 3, ठीक, ये मैंने लिख दी, ठीक है, ये वैल्यू रखी है। अब ये मुझसे पूछ लिया, ये z जो है ये 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है, उसने z के सेट में, z के एलिमेंट में दिया 0 1 -2, मतलब z क्या है, हमारा इंटीजर है, तो 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 ऐसे चलता चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी,
तो अब देखो, तो ये पूछ रहा है कि ये आल पॉइंट जो आल इंटीजर्स है वो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट या काउंटेबल सेट है या नहीं है, ठीक है। तो काउंटेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए। अब देखो ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस रख रहा है नहीं रख रहा, ये भी हमें चेक करना है। अगर मैं बोलूं अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूं तो मैं f इज इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं अगर n अपॉन, मैंने कहा n अपॉन 2 लिया मैंने, n अपॉन 2 मतलब अगर मेरे पास n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, ध्यान देना n क्या है हमारा नेचुरल नंबर n अपॉन 2, तो मैंने कहा अगर मैं जब इवन इंटीजर देख रहा हूं 2/2 4/2 तो हमारे पास यही वैल्यू मिल रही है। मतलब जब इवन इंटीजर है n इज इवन इंटीजर या इवन नंबर, नेचुरल नंबर, बात समझ रहे हो। जब इवन है तो n/2 हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिल रही है, देखो इवन है तो 2 है तो 2/2 सबके साथ वो क्या है करेस्पॉन्डेंस रख रहा है, 2 इसके 4 फिर 6/3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6/2 फिर 3 आ रहा है, तो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस रख रहा है। अगर मैं 7 की बात करूंगा तो उधर वो भी जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर हो रही है। अगर मैं बात करूं अलग वाले की और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, तो मैं दूसरी कंडीशन लिख सकता हूं -n-1/2। ये कब कंडीशन आ रही, जब मैंने कहा n-1, मतलब ये मैंने ऑड नंबर लिया, ऑड नंबर में मैंने 1-1 रखा तो 0/2 क्या हो गया 0। मैंने 3-1/2 किया, 3-1 मतलब 2/2 किया तो -1 आ गया। मैंने 5-1/2 किया, 5-2 किया तो 5-1 किया 4 आया, 4/2 2 हो गया, 2 माइनस है तो माइनस। मतलब जब नंबर n इज क्या है ऑड नंबर तो हमारे पास ये कंडीशन है। मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, ये फंक्शन ये दिखा रहा है कि ये हाँ एक जो नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है वो सेट ऑफ जो आल इंटीजर है सबके एक नंबर से क्या है कनेक्टेड है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस रख रहा है। देन मैं बोल सकता हूं ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, देन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो और फाइनाइट भी है, काउंटेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको बोल सकते हैं काउंटेबल सेट है। अदरवाइज अगर ये ना होता तो मैं क्या बोलता काउंटेबली क्या होता है और अनकाउंटेबल सेट होता। मैं बात करूंगा इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर भी पॉजिटिव लेंगे, जब हम पॉजिटिव 0 1 2 3 4 रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू, उसमें भी n-1/2 कर देंगे तो यहां पे आ रहा था माइनस, ठीक है, वो भी क्या होगा ना काउंटेबल सेट होगा। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर वो भी हमारा क्या होगा काउंटेबल सेट होगा। तो अलग अलग तरीके से जो मैंने बताया काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट के लिए, ठीक है, ध्यान देना ये मेन चीज है जिसको हम जो हमारे नई भी थी और हमें समझना भी था, ठीक है। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गया, इतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा इसी में बता देता हूं डिफरेंस के सिमेट्रिक डिफरेंस आप जानते हो, जैसे मैंने कहा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, तो वो कुछ नहीं होता, उसमें होता है a-b यूनियन b-a, मतलब a में से b को हटा दो और यूनियन b में से a को हटा दो, उन्हीं का यूनियन ले लो तो हमारा क्या हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। बात समझ लो, एक कोई सेट a है उसमें से b को हटा दो और कोई सेट b है उसमें से a को हटा दो तो वो क्या हो जाता है हमारा क्या हो जाएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने कहा a2 पावर से कोई यूनिवर्सल सेट दिया हो, यूनिवर्सल परफेक्ट में मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इतना डायरेक्ट ले लिया हमने, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने कहा सेट a का कोई सेट a दे दिया हमारे पास, मैंने कहा 1 2 3 4 दे दिया, बात समझ रहे हो। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस नेचुरल नंबर को लेकर यूनिवर्सल सेट को लेकर, इसका कॉम्प्लीमेंट a2 इसको डिनोट करते हैं a2 पावर c से, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक ही एलिमेंट को हटा दो, एक एलिमेंट 1 2 3 4 है इसको हटा दो और डायरेक्ट पूरा लिख दो 5 6 7 8 डायरेक्ट, यही होता है कॉम्प्लीमेंट। जो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा दो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस भी बता दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस आपको बताया, और डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या बताया मैंने, डिफरेंस क्या होता है किसी सिंगल दो सेट दिए हुए हैं a और b, तो उसमें से एक सेट a में से सेट b को हटा दो या सेट b में से सेट a को हटा दो, तो जो डिफरेंस क्लियर हो सेट a इंडिविजुअली हो सेट b इंडिविजुअली हो।
बात करूं सिमेट्रिक डिफरेंस में, उसी में आता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, उसको डिनोट करते हैं तो उसको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटाओ, फिर उसका यूनियन ले लो, और यूनियन किसके साथ लो, बी माइनस ए के साथ, जिसमें बी में से ए के एलिमेंट को हटाना। ठीक है, ये थी हमारी पूरी सेट की कंडीशन। बात करते हैं हम रिलेशन की, फिर बात करते हैं वहां पे फंक्शन की, और हमारा ये आज का फर्स्ट लेक्चर फिर क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में रिकरेंस रिलेशन की, पूरा हमारा फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेट थियरी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। मेन यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट से था, और तो आप पहले से ही जानते। चलते हैं रिलेशन। देखो रिलेशन क्या होता है, डिफिनेशन की बात करें तो रिलेशन मतलब जैसे एक दूसरे का रिलेशन, मैंने किसी अपने में फ्रेंड से अगर मैं रिलेटेड हूं अपने, तो मेरा उससे रिलेशन है, मेरी कोई उसे क्वालिटी मैच कर रही है या उसे कोई पसंद होगी, तब वो मुझसे रिलेटेड है, इम्प्रेस कुछ मुझसे ऐसा इंप्रेशन होगा मैंने बनाया होगा उसके ऊपर की, तभी हमारे बीच रिलेशन चल रहा है। तो जनरली उसी तरीके का रिलेशन मैथ्स में भी होता है। ठीक है, बात करें यहां पर, तो मैंने कहा कि सेट और सेट, मैंने कहा कोई सेट ए है, तो ये सेट ए, ये जो सेट है ना, यही काम करता है जैसे हमारे लाइफ में हम ह्यूमन बीइंग का काम है, वैसे मैथ्स में सेट थियरी में रिलेशन फंक्शन में वो सेट काम करता है। सेट में मैंने कहा कि हमारे पास कोई दो सेट है ए बी सी और डी, मैंने बी इज इक्वल टू बोल दिया 1 2 3 एंड 4, तो इनके बीच रिलेशन दिखाना, तो रिलेशन दिखाने के लिए इनके बीच हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। वही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें रिलेशन बताता है कि क्या होता है इन दोनों के बीच रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। तो ध्यान देना, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम रखते क्या है, इस सिंगल रिलेशन, इस सिंगल एलिमेंट, सिंगल ए के एलिमेंट को सिंगल बी के सभी एलिमेंट से कनेक्टेड करते हैं। मतलब मैंने कहा ए को पहले 1 से रिलेटेड करेंगे, फिर दूसरा हमारा एलिमेंट क्या होगा, 8 को 2 से, ए को 2 से रिलेटेड, फिर तीसरा क्या करेंगे, ए को 3 से रिलेटेड, फिर हम चौथा क्या करेंगे, ए को 4 से रिलेटेड, फिर इसी तरीके से हम बी को 1 से रिलेटेड। मतलब समझ रहे हो क्या, डॉट 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 ऐसे, मैंने डी को क्या लास्ट हमारे क्या आएगा 4 से रिलेटेड, मतलब इतना हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। बात समझ रहे हो, ध्यान देना मेरी बात समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मतलब एक रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं, इस एक सेट ए के सेट बी में रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है कि अगर मैंने कहा कि x है, अगर ए क्रॉस बी हमें लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं सेट बिल्डर मेथड में लिखूं, ये तो हमारा क्या हो गया, रोस्टर मेथड हो गया, तो मैंने कहा x एंड y, और x और y क्या है, x क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, x क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, और y क्या है, सेट बी का एलिमेंट है या नहीं है। तो वही तो हमने बार बार लिखते हुए हम डॉट 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 चले गए। तो ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी होता है, ये हमारा मेन होता है रिलेशन का। ये क्या होता है, मेन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही इन दोनों में रिलेशन बताते हैं। मैं बात करूंगा इसमें रिलेशन की, तो ये ए क्रॉस बी क्या होगा, ये हमारा रिलेशन आ गया किसके बीच, ए और बी के बीच, रिलेशन ए टू बी। बात समझ में आ गई है नहीं, बस मेरी समझ में आई। A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एलिमेंट। इतनी बात क्लियर हुई क्या, मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा अब यहाँ पे फोकस करते हैं, ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए और बी के बीच, मतलब ए और बी के बीच सेट, और ए और बी के बीच रिलेशन निकालने का मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में रिलेशन निकालो। इसी तरीके से यही मैंने किया। अब मैं बोल दूं, अगर मैं इसका इनवर्स की बात करूं, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स मतलब इसका जस्ट क्या हो जाए, अपोजिट जिसे बोलते हैं। अपोजिट का मतलब अगर मैंने कहा कि अलग अलग टाइप में अलग अलग इनवर्स होता है, ठीक है, फंक्शन में अलग इनवर्स होगा, रिलेशन में अलग इनवर्स होगा। रिलेशन में इनवर्स यहां से रिलेट करता है, यहां से रिलेट का मतलब ये ए क्रॉस बी जो था वही बी क्रॉस ए हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, मतलब बी का ए से रिलेशन निकालना है, मतलब बी के एलिमेंट को ए से कनेक्ट करना है, तो वन ए जो ए का एलिमेंट था वो बी बन जाएगा, और बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब इसी को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ए1 जो था वो 1 ए कर देंगे, जो हमारा ए2 था उसको 2 ए कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो है नहीं, समझ रहे हो, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट यहां पे जाएंगे 4 और डी कर देंगे, मतलब जो ए का एलिमेंट था वो बी बन गया, वो बी का एलिमेंट क्या हो गया, ए बन गया, वही हमारा इनवर्स कहला दिया। ये होता है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। बात समझ में, रिलेशन समझ में, इनवर्स ऑफ रिलेशन समझ में, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए समझा।
ठीक, अब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो हम नया पढ़ेंगे, जहां पे पिक्टोरियल की बात करेंगे, जहां पे डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे, वो हमारा मेन है, जो हमारे लिए नया है, ये तो हमारे लिए पुराना नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अब किसकी बात करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जो हमारे सिलेबस में नया है, जो हम पहले नहीं पढ़े, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब मैंने वही ए क्रॉस बी को एक फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का, पिक्टोरियल फॉर्म, उसको कैसे कैसे दिखाते हैं। देखो मैंने कहा कि मेरे पास सेट ए कोई है, सेट ए है, मैंने कहा उसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है। सेट बी कोई है, मैंने कहा उसके पास एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ध्यान देना एक्स वाई जेड। अब इसको मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना है। अब ध्यान देना, मैंने कहा इनके बीच में रिलेशन निकाला, इनके बीच रिलेशन मुझे दिया गया, जो रिलेशन दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू दिया हुआ है, जो रिलेशन है 1y, मैंने कहा 2y या 2x ले लो और 3z ले लो, मुझे ये रिलेशन दिया हुआ है उसने, बात समझ रहे हो क्या, 2x है और 3z, ये रिलेशन दिया हुआ है, बोल दिया इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाओ। तो पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब सेट ए का मैं एलिमेंट लिख दो, सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट क्या है एक्स वाई जेड, एक तरीके का मैंने ये हमें बताया गया, ठीक है। सेट ए में 1 2 3 दिया, सेट बी में एक्स वाई जेड दिया, ठीक है। सेट ए का मैंने बोल दिया आपको एलिमेंट दिया है 1 2 3, और सेट बी में क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड, रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू, ये रिलेशन हमें दिया है, बोल दिया पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे लिखते हैं। तो 1 किससे कनेक्टेड है x से, यहाँ पे रिलेशन पे चलते हैं। तो 1 किससे y से, 1 किससे कनेक्टेड है y से, तो 1 किससे कनेक्टेड है y से। मैं बात किया 2 किससे कनेक्टेड है, तो x से, 3 किससे कनेक्टेड है z से, ये हमारे पास पहले रिप्रेजेंट। अब पिक्टोरियल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेट ए के एलिमेंट को एक तरफ लिखते हैं, सेट बी के एलिमेंट को एक तरफ लिखते हैं, जैसे अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। मैंने कहा ये सेट ए के एलिमेंट को मैं इधर लिखता हूं, सेट बी के एलिमेंट को इधर लिखता हूं, सेट ए के एलिमेंट को मैं 1 2 3 इधर लिखता हूं, सेट बी के एलिमेंट को मैं एक्स वाई जेड इधर लिखता हूं, बात समझ में, इसको मैं अलग अलग फॉर्म दे देता हूं, ऐसे दे देता हूं। इतनी बात क्लियर हुई क्या। अब देखो 1 और x से, ध्यान देना, अगर वो रिलेशन में दिया है 1 और x, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, अगर वो उससे रिलेटेड है, रिलेशन में जो दिया हुआ है, तो हम उसको 1 मतलब एक तरीके से जब हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं और एंड गेट को, गेट की बात करते हैं, या कंप्यूटर साइंस में भी अपनी बात करें तो जीरो और बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे बाइनरी की बात होती है। बाइनरी का मतलब अगर वो रिलेशन से कनेक्टेड है, मतलब वो सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड है दिए हुए रिलेशन में, जो रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब हम उसको 1 से डिनोट करेंगे, उनके बीच रिलेशन 1 दिखाएंगे। अगर उनके बीच रिलेशन नहीं है, बाय द वे, अगर उसमें जो दिया हुआ है रिलेशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब उसको हम 0 दिखाते हैं, जिसे बाइनरी फॉर्म होता है हमारा 0 और 1, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 1 to x क्या कोई रिलेशन है, 1 to x में कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब यहाँ 0 रिप्रेजेंट किया। 1 to y में कोई रिलेशन है क्या, 1 to y देखते हैं, 1 to y या रिलेशन है इसमें, तो वहां क्या करेंगे 1 कर देंगे। 1 to z में कोई रिलेशन नहीं है, 0 हो गया। तो 2 to x में कोई रिलेशन है, 2 to x में देखते हैं, 2 to x में 2 to 2x से भी रिलेटेड है, मतलब 1 है। 2 to y में कोई रिलेशन नहीं है, देखते हैं जो रिलेशन है। 2 to z में कोई रिलेशन नहीं, 0 हमने दे दिया। 3 to x में क्या रिलेशन है, नहीं है, 0 है। 3 to y में कोई रिलेशन है, नहीं है, 0 है। 3 to z में कोई रिलेशन है, 1 है। बात समझ में, ये होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यही जो हमने दिखा दिया, यही हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे डिनोट किया जाता है, मैंने क्या किया, सेट और सेट ए और सेट बी को, और क्या एलिमेंट को ले लिया, सेट ए के एलिमेंट को एक तरफ लिख दिया, सेट बी के एलिमेंट को एक तरफ लिख दिया, और उनको बाइनरी रिलेशन, जो बाइनरी हमारे नंबर है 0 और 1, उन्हीं से हमें दिखा दिया। जब अगर रिलेशन नहीं है तो हमने उसको 0 दे दिया, और रिलेशन है तो हमने 1 दे दिया। मतलब समझ रहे हो ना, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट को दिया, फिर अलग अलग हमने उसमें अपना अपना काम किया, फिर दिखा दिया। ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गई ना बात इतनी। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ on relation on set of relation on set। इस सेट पे डायरेक्टेड ग्राफ का रिलेशन निकालना। मैंने कहा कोई सेट हमारे पास दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5 6, बात समझ रहे हो क्या।
फिर मैंने उसने कहा मुझे अगर सेट ए ही दिया हुआ है, उसने मेरे से बोला कि सेट रिलेशन वो उसके बीच सेट ए के भी है, सेट ए कोई सेट ए दे दिया, फिर बोला वो जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन क्या है, सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन दिया हुआ है, और उसने दे दिया है जो रिलेशन दिया हुआ उसने दिया है 1 2 2 2 2 3 4 3 5 4 और 6 2 और 5 6 उसने ये रिलेशन दिया होगा। ध्यान देना, इसको इधर कर दो, 5 6 पहले आएगा। मैंने कहा 5 6 दिया हुआ है और ये 6 2 दिया हुआ है। बात समझ रहे हो क्या? ये दिया हुआ है रिलेशन। उसने बोला कि मुझे डायरेक्टेड ग्राफ में बताओ कि डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले ध्यान दो, जितने भी एलिमेंट है सबको हम एक एक एलिमेंट को लिखते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट दिए हो तो 6 एलिमेंट को हम लिखते हैं। 6 एलिमेंट में क्या है, पहला एलिमेंट हमारा 1 है, 1 को ऐसे गोले में रख देंगे। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, 2 है, मैंने 2 को लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है, 3 है, तो मैं क्या कर दूंगा, 3 को लिख दूंगा। हमारे पास फिर क्या है, 4 है, मैं 4 को लिख दूंगा। फिर हमारे पास क्या है, 5 है, 5 को लिख दूंगा। मैंने कहा कि 6 है, 6 को लिख दूंगा। अब ध्यान देना, अब रिलेशन को देखते हैं कि रिलेशन पे चलते हैं। उसने जो रिलेशन दिया हुआ है वहां पे देखना है कि हमें रिलेशन में क्या क्या दिया हुआ है। बात करें हम रिलेशन में, पहला हमने क्या दिया, 1 को क्या किया है, 2 से रिलेट किया है। तो 1 क्या है, 2 से रिलेटेड है, मतलब 1 क्या है, 2 से रिलेटेड है। 1 को क्या किया हमने, एक डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब 1 को हम 2 से रिलेट कर दिया, 1 से 2 रिलेटेड कर दिया, 2 को रिलेशन में दिखा दिया। बात समझ लो। फिर उसने क्या किया, 2 को 2 से ही रिलेट कर दिया, मतलब 2 का रिलेशन 2 से खुद से है, खुद से है मतलब 2 का खुद से रिलेशन है। तो उसी डायरेक्टेड ग्राफ में दिखाना है कि 2 का रिलेशन खुद से है, तो मतलब हम क्या करेंगे, 2 से चलेंगे फिर हम 2 पे आके गिरेंगे, मतलब 2 का रिलेशन किससे है, खुद से। ये हम डा में भी पढ़ रहे हैं, इस टाइम डा में डायरेक्टेड ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम में, ठीक है। 2 का, अब फिर देखो, फिर कह रहा है 2 का 3 से रिलेशन है, मतलब 2 का किससे रिलेशन है, 3 से रिलेशन है। फिर क्या कह रहा है, 4 का 3 से रिलेशन है, 4 का 3 से रिलेशन मतलब 4 का 3 से है, 3 से 3 to 4 नहीं है, 4 to 3 है। तो ध्यान देना, ये है 4 to 3, जहां का जिससे रिलेशन दिया वैसे हमें डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। फिर बोल रहा है 5 to 4 है, मतलब 5 to 4 है। फिर क्या कह रहा है, 5 to 6 है, मतलब 5 to 6 है। फिर क्या बोला, 6 to 2 है, 6 to 2 कहां है, ये। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंट। क्या हो गया हमारा, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। इतनी बात क्लियर हुई क्या, यहां तक समझ में? ये हमारा एक तरीका रिप्रेजेंट है, जहां पे हमने पिक्टोरियल देखा और डायरेक्टेड ग्राफ को देखा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन की, जो हमारे लिए मेन भी है, कंपोजिशन पूछता भी है, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है, चलते हैं उसके। जब कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन में जैसे हमारा सेट, जब हम 2 सेट को लेते थे, ध्यान देना मेरी बात, अलग अलग, जब हम रिलेशन की बात, देखो एक तरीका है, जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे यहां पे 2 रिलेशन को लेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में क्या करेंगे, 2 रिलेशन को लेंगे। जैसे हम रिलेशन की बात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, 2 सेट को ले रहे थे, 2 सेट के बीच रिलेशन दिखा रहे थे। लेकिन अब हम कंपोजिशन की बात करें तो 2 रिलेशन को लेंगे, फिर उनके बीच क्या रिलेशन है, उनके बीच जो रिलेशन है तो वो कंपोजिशन दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि, और ध्यान देना, कोई भी रिलेशन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। चाहे कोई भी रिलेशन हो, वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, ए बी सी और डी। ध्यान देना, बी सेट दिया हुआ है, मैंने कहा मेरे पास दिया 1 2 3 एंड 4, और सी सेट दिया हुआ है, मैंने कहा एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा ए से बी जो रिलेशन दिया हुआ है, ए से बी जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है। मैंने कहा कि अगर ए से बी के बीच रिलेशन की बात करूं, वो हमें क्या है, आर दिया हुआ है। आर क्या है, रिलेशन कहां से कहां तक है, ए टू बी है। वो क्या दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, मैंने कहा A1 दिया है, A2 दिया है, A4 दिया है, और सॉरी A1 दिया है, B3 दिया है, D4 दिया है, और C2 दिया है, और A4 दिया है। ये A4 नहीं, D3 दिया है।
इसको अलग अलग ध्यान यार ऐसे A1 है, A4 है, B3 है, C2 है और D4 है। मान के चलो, बात समझ में आ रही क्या? ये रिलेशन आर है जो हमें दिया गया है। क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना कंपोजिशन में। और मैंने कहा जो B और C में रिलेशन दिया हुआ है वो S है। ये रिलेशन क्या था? R क्या था? वो A to B का रिलेशन था। B और C के बीच रिलेशन क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ है। तो S क्या है? कहां से कहां है? B to C रिलेशन दिया हुआ है। B to C में उसने क्या दिया हुआ है? वो क्या दिया हुआ है रिलेशन? वो रिलेशन है, मैंने कह दिया 1x है, 2y है, 4z है और 3 ठीक है, ये दिया हुआ, इतना दिया है, मान के चलो 1x है, 2y है, 4z है, ये रिलेशन दिया हुआ है उसने। अब देखो क्या होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन को दिखाने का तरीका जो होता है, मैंने कहा R और S के बीच कंपोजिशन, तो ROS, ये कंपोजिशन का तरीका होता है। अब ध्यान देना कि इसको लिखते कैसे, क्या होता क्या है इसमें, कंपोजिशन में जो एलिमेंट आएगा वो क्या होंगे, ध्यान देना। अब कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ध्यान दो। A to B के बीच रिलेशन हमें दिया है A1, A4, B3, C2, D4। B to C के बीच रिलेशन 1x, 2y, 4z, ये दिया हुआ है। अब जो A to B के बीच रिलेशन है और B to C के बीच रिलेशन है, जो कॉमन फैक्टर है पहले हम उसको निकाल देते हैं यहां से। B, इसमें कॉमन कौन सा है? B वाला। B वाला क्या है? B है। ध्यान देना, अगर A से B से रिलेशन है और B से C रिलेशन है, मैंने कहा अगर मैं किसी भी बंदे से कनेक्टेड हूं, ध्यान दो, मैं किसी बंदे से कनेक्टेड हूं, ध्यान दो, ये मतलब A B से कनेक्टेड है और B C से कनेक्टेड है, तो मतलब A B C से कनेक्टेड हो मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर A C से कनेक्टेड है तो वही जो ऑपरेशन वो कंपोजिशन कहलाएगा, किसी भी दो रिलेशन का कंपोजिशन कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। अगर सेट A और कोई एक रिलेशन है, उनके बीच का रिलेशन, सेट जो दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, अगर उनके बीच कोई रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। क्लियर हो रही है ना बात मेरी? मतलब A और B के बीच जो रिलेशन दिया हुआ है, B और C के बीच जो रिलेशन दिया हुआ है, अगर मैं कोई इनके बीच रिलेशन दिखाऊं तो जो कॉमन फैक्टर है उसको निकालू, मतलब बात समझ रहे हो? A का 1 से रिलेशन है। एक तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूं, अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहूं, मैंने कहा कि ये सेट A है हमारे पास, ये सेट B है और ये सेट C है। सेट A में हमारे पास एलिमेंट है A, B, C और D, और सेट B में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, और सेट D में X, Y, Z। ध्यान दो, अब देखो सेट A का रिलेशन, सेट A का B से रिलेशन है, तो A 1 से कनेक्टेड है, A 4 से कनेक्टेड है, B 3 से कनेक्टेड है, C 2 से कनेक्टेड है, D 4 से कनेक्टेड। ध्यान दो, ये रिलेशन है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, अब मैं चलता हूं B to C में, ये A to B था, मतलब यहां पे क्या हुआ, रिलेशन R किसका सबसेट है? A क्रॉस B का, जो रिलेशन दिया हुआ। अब हम चलते हैं B to C में। B to C में चलते हैं, जब देखो तो 1 का क्या है? X से रिलेशन है, 1 X से रिलेटेड है, 2 Y से रिलेटेड है और 4 Z से रिलेटेड है। ये क्या है? B to C के बीच रिलेशन क्या है? S है। S किसका सबसेट है? B क्रॉस C का। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? अब समझ में आएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। देखो अब देखो, तो इनके बीच कंपोजिशन मैंने कहा, ये R और S, ये जो कंपोजिशन R और S हुए, इनके बीच जो रिलेशन आया वो क्या हुआ? अगर मैंने कहा A 1 से कनेक्टेड है, 1 किससे कनेक्टेड है? X से, तो मैं A इनडायरेक्टली वे में किससे कनेक्टेड है? X। देखो A किससे कनेक्टेड है? 1 से। 1 किससे कनेक्टेड है? X से। A किससे कनेक्टेड है? ठीक है, जब मैं A और C, मतलब जो R और S है वो A क्रॉस C का क्या है? सबसेट है। A क्रॉस C का सबसेट है। बात समझ लो ना, A क्रॉस C का सबसेट है। अब देखो, अब यहां से चलो, B किससे कनेक्टेड है? B किससे कनेक्टेड है? 3 से। B किससे कनेक्टेड है? 3 से। यहां देखो, या मैं A की बात करूं, अभी A के बाद A किससे कनेक्टेड है? 4 से। अब देखो 4 उधर किसी से कनेक्टेड है क्या? 4 भी Z से कनेक्टेड है, मतलब दूसरा क्या आ जाएगा? A और C। ध्यान देना, रिलेशन दिखा रहा हूं मैं, कंपोजिशन आपको बता रहा हूं। A अभी 4 से कनेक्टेड है, 4 भी Z से कनेक्टेड है, तो A किससे कनेक्टेड हो गया? इनडायरेक्टली वे में Z से, कंपोजिशन आ गया। अब देखो फिर हम B पे आते हैं। A का पूरा खत्म हो गया, आउटगोइंग एज पूरी खत्म हो गई। B की बात करेंगे, B किससे कनेक्टेड है? 3 से।
थ्री किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं कनेक्टेड है, मतलब कोई भी नहीं है, हम उसकी बात करेंगे। अब देखो सी की बात करते हैं, सी 2 से कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड? वाई से, मतलब सी किससे कनेक्टेड है? 2 से, 2 किससे कनेक्टेड? वाई से, मतलब आ गया सी, क्या आ गया? सी और ठीक। अब देखो डी किससे कनेक्टेड है? 4 से, 4 किससे कनेक्टेड है? जेड से, क्या डी और जेड, मतलब कंपोजिशन में कितने एलिमेंट आ गए? 4 एलिमेंट आ गए। यही हमारा कंपोजिशन है किसी दो रिलेशन के बीच की। बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर होगी क्या? इतनी क्लियर हो गई तो इनके मैट्रिक्स मेथड को देखते हैं, मैट्रिक्स मेथड में कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखते हैं। ये हमारा था पूरा कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? कंपोजिशन पूछता भी है हमारे में, ठीक है। चलते हैं देखते हैं इसके मैट्रिक्स मेथड। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कैसे दिखाएं? देखो मैंने जो सेट ए का एलिमेंट लिया था वो क्या लिया था? ए बी सी एंड डी। बी का एलिमेंट क्या लिया था? 1 2 3 एंड 4। और सी का क्या लिया था? एक्स और वाई और जेड, यही लिया था ना, ठीक है। मैंने सेट ए और बी के बीच रिलेशन बताया था, क्या आया था? आर मैंने लिया था जब सेट ए के बीच बी के बीच, मैंने ले लिया, मैंने यहीं से ले लिया था, A1 ले लिया था, मान लो B2 ले लिया था, और C3 ले लिया, और D4 ले लिया। चलो इतना रिलेशन ले लिया। और मैंने कहा B और C के बीच ऐसा रिलेशन कोई है, मैंने कहा उसको ले लिया, मैंने 1x ले लिया, 2y ले लिया, और 4 और z ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स में क्या करना है? मैट्रिक्स में पहले हमें ए और बी को अगर दिखाना है तो हमें एमआर मतलब आर के रिलेशन को दिखाना है, तो मैट्रिक्स में हम कैसे दिखाएं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था हमारा। मैं अगर एमआर की बात करूं तो क्या करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ए के एलिमेंट को लिखूंगा। ए का एलिमेंट क्या है? ए बी सी एंड डी, ऐसे ए बी सी डी। इधर क्या लिख दूंगा? इधर क्या लिख दूंगा? इधर क्या लिख दूंगा? 1 2 3 4। अब देखो ए का 1 से रिलेशन है, ए का 1 से रिलेशन है 1। ए का 2 से रिलेशन नहीं। बी का 1 से है नहीं, बी का 2 से है 0 0। सी का 1 से है नहीं, सी का 2 से है नहीं, सी का 3 से है 0। डी का 1 से है नहीं, डी का 2 से है नहीं, डी का 3 से है नहीं, डी का 4 है। बात समझ में आ गई? ऐसे हम दिखाते हैं एमएस। एमएस क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1 2 3 4। इधर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इधर क्या होगा? एक्स वाई जेड। अब देखो 1 का एक्स से है, 1 का एक्स से है 1 का वाई से है नहीं, 0 0 0। 2 का एक्स से है नहीं, 0। 2 का वाई से है, 2 का जेड से है नहीं। 3 का एक्स से है नहीं है, 3 का वाई से है नहीं है, 3 का जेड से है नहीं है। 4 का एक्स से है, 4 का एक्स से है नहीं, 4 का वाई से है नहीं, 4 का जेड से है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो इनको बीच कंपोजिशन के रिलेशन को कैसे दिखाएंगे? मैंने कहा कंपोजिशन के रिलेशन को हम लिखेंगे एम आर एम एस। इधर कंपोजिशन के रिलेशन को हम लिखेंगे इसी को एम आर एम एस, या इसी को लिखेंगे एम आर कंपोजिशन एस। उसमें कौन कौन से आएंगे? सेट ए का आएगा। सेट ए का मतलब जो कॉमन फैक्टर था बढ़ जाए, 1 2 3 4 नहीं आएगा। सेट ए में कौन से आएंगे हमारे? ए बी सी डी आएंगे, ए बी सी और डी आएंगे, और दूसरा क्या आएगा? एक्स और वाई और जेड आएगा। अब ध्यान देना इनके बीच हमको रिलेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले यहीं से हम निकाल लेते हैं। हमारे बीच क्या था? आर ओ एस अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या क्या निकलेगा हमारे पास? 1 यहां पे था, मतलब एक ए का क्या आ जाएगा? एक ए एक्स आ जाएगा, ए 1 से 1x है तो ए एक्स है। बी जेड है 2y है, बी जेड b2 है, b2 है 2y, तो मतलब by भी होगा। बात समझ रहे हो क्या? c3 है, c का कोई रिलेशन नहीं, हटाओ। d4 है 4z है, मतलब dz है। 3 रिलेशन है। मतलब ax दिखाना है, dy दिखाना है और dz दिखाना है हमें। तो यहां देखो ax के बीच रिलेशन है
ए वाई के बीच रिलेशन है? नहीं है। ए जेड के बीच नहीं है। बी एक्स के बीच है? नहीं है। बी वाई के बीच है? बी जेड के बीच है? नहीं। सी एक्स के बीच है? नहीं है। सी वाई के बीच है? नहीं है। सी जेड के बीच है? नहीं है। डी एक्स के बीच है? नहीं है। डी वाई के बीच नहीं है। डी जेड के बीच है। ये हो गया मैट्रिक्स में, हो गया। यही है पूरा, देख लो कितना इजी है। क्लियर हो गई है बात? चलते हैं आगे। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन पूरा खत्म। अब रिलेशन का पार्ट बचा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसके बाद पूरा रिलेशन भी खत्म। बात करेंगे फंक्शन पे, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है। मैंने कहा हमारे पास कोई दो सेट है, ए और बी, या सेट ए है, सेट ए के साथ ही अगर उसका रिलेशन है, तो अगर दोनों एलिमेंट, कोई अपना एलिमेंट कोई एक एलिमेंट दिया वो खुद से कनेक्टेड है, अगर दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई रिलेशन दिया हुआ है, मैंने कहा आर कोई रिलेशन दिया हुआ है, अगर उसमें ए और ए, मैंने कहा ए सेट ए का भी है, ए सेट बी का, जिसका एलिमेंट हो। बात समझ रहे हो क्या? अगर ए का खुद के ए के साथ ही रिलेशन है, मैंने कहा, तो अगर ए और ए दोनों उसमें क्या है, प्रेजेंट है, ए उनका खुद का खुद के साथ रिलेशन है, तब वो जो कहलाता है हमारा रिलेशन, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ध्यान देना यहीं पे। दूसरी बात हम किसके, बस ये जानते हो यार, इसको बताने की जरूरत, खुद का खुद के साथ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। बात समझ रहे हो? बात करते हैं दूसरा हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है? ध्यान, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? मैंने कहा अगर हमारे पास रिलेशन में दिया हुआ है, मैंने कहा कि मेरे पास दो सेट है, ए कोई सेट है उसमें ए बी सी डी है, और दूसरा सेट है 1 2 3 4, कोई सेट है। मैंने कहा A1 है अगर उस सेट, उस रिलेशन के अंदर, तो अगर A1 से रिलेटेड है तो 1 A से भी रिलेटेड होना चाहिए। उस सेट में ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए। मतलब अगर दोनों एक बात है, इनवर्स रिलेशन उसका प्रेजेंट होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। वो क्या होता है? वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। मतलब अगर एक का एलिमेंट मतलब दूसरे रिलेटेड है, तो दूसरा वाला भी पहले वाले से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो क्या? वही होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। दोनों सिमेट्रिक है एक दूसरे के। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर ये पार्ट इससे रिलेटेड है तो ये पार्ट भी इससे रिलेटेड हो। मतलब एक तरीके का अगर ये इस पे समाएगा तो ये, जस्ट लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैंने तुझे मारा था तू भी मुझे मारेगा। मतलब ये अगर ये क्या है, ये इससे रिलेटेड हो, ये भी इससे रिलेटेड, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है। बात करें एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? सब कुछ सेम होता है, हर चीज सेम होता है, लेकिन यहीं पर जो होता है सेम एलिमेंट होने चाहिए। मतलब 1 1 1 1, मतलब समझ रहे हो, A इज इक्वल टू B होना चाहिए। सब सिमेट्रिक वाला पूरा हर चीज रहता है। मतलब सिमेट्रिक वाला तो रहता है, लेकिन A क्रॉस A का खुद का रिलेशन है, तो वो खुद A इज इक्वल टू B के इक्वल होना चाहिए। मतलब A अगर A से रिलेटेड है, B से है, और अगर R दिया हुआ है A क्रॉस B का कोई सबसेट है, और उसमें दिया हुआ है A B दिया हुआ है और B A दिया हुआ है, तो मतलब B इज इक्वल टू A होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? ज्यादा फोकस इसको नहीं करना होता है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। और समझ रहे हो इतना, और कुछ बताने की जरूरत नहीं। चौथा होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब हमारे दो सेट से लेके चलते हैं। मैंने कहा हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है, ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4। ध्यान देना, मैंने कहा A1 से कनेक्टेड है, एक रिलेशन दिया हुआ है, A1 से कनेक्टेड है, और 1 जो है B, और 1 जो है कोई रिलेशन C दिया हुआ है 2 x y z, 1 जो है x से कनेक्टेड है। A1 से कनेक्टेड और 1 x से कनेक्टेड, तो मतलब A क्या होगा, x से भी कनेक्टेड होगा। ये अलग रिलेशन हो गया, ये 1x वाला। तो A क्या है, x से भी कनेक्टेड होगा, अलग अलग। मतलब समझ रहे हो क्या? अगर ये 1 से रिलेटेड है और 1x से रिलेटेड है, तो A x से रिलेटेड होगा, अगर वो प्रेजेंट है उसमें, उस रिलेशन में।
मेरी बात समझ लो कुछ, ए 1 से रिलेटेड है, 1 अगर किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है और वो उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है हमारा। जो रिलेशन दिया हुआ है, मैंने कहा अगर मैंने कहा आर इक्वल टू कोई रिलेशन दिया हुआ है A1 1x 2y yz, तो मतलब A1 से रिलेटेड है, 1x से रिलेटेड, तो AX से रिलेटेड हो गया ट्रांजिटिव। अगर AX भी है यहाँ पे, AX प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। 2y या 2z अगर या 2z भी मौजूद है तो मतलब 2z से भी कनेक्टेड है, मतलब ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन। ये होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ध्यान देना, यही पे हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाता है? ये टाइप्स ऑफ रिलेशन था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, 3 होगा, वो हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम यही बात करें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक था या एंटी सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तीनों होगा, वो हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पर। हमने 4 टाइप के रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब यहां पे बात की मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन की, जो पूछता है कि प्रूव करने के लिए तो रिफ्लेक्सिव का सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा तो इक्विवेलेंस होगा। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? ये पूरी थी हमारी रिलेशन की कहानी। चलते हैं फंक्शन पर, फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन में क्या है उसके पार्ट को देखते हैं। बस हो गया खत्म, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होगा। तो उसके बाद हम बताया तो है रिकरेंस रिलेशन की बात करूंगा, जो हमारे लिए मेन फंड है, जहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन पर। किस पे बात करेंगे हम? फंक्शन पर। देखो क्या होता है यार, अगर इसकी आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो पड़ी फंक्शन पे, आप देख लो। ठीक है, IIT की वो वीडियो है, उसको आप देख सकते हो, लेकिन ज्यादा है नहीं तो उसको देखने की क्या जरूरत है। शॉर्ट में बता देता हूं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? एक तरीके का रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब कोई सेट है हमारे पास, एक तरीके से ध्यान देना, मैंने फंक्शन को अलग अलग चीजों में डिवाइड किया। कैलकुलस का एक स्टार्टिंग पार्ट होता है, फंक्शन स्टार्टिंग पार्ट ही माना जाता है, फंक्शन रिलेशन भी आपका माना जाता है। तो फंक्शन क्या होता है? एक तरीके का रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब ये भी सेट ए से सेट बी से, जैसे क्रॉस उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये भी सबसेट होता है, क्योंकि रिलेशन हमारा जो होता था वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता था। तो ये भी क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? ये भी क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ध्यान दें, ज्यादा थियरी की बात ना करते हुए मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे ए और बी हमारे यहाँ, तो हम जैसे यहाँ पर हम मेन चीजें बात करते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। रिलेशन में हमने सेट ए और सेट बी के एलिमेंट की बात की, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। ध्यान देना। अब देखो, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं ये जान लो। ये मेन फैक्टर होते हैं इसके फंक्शन में। अगर ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा सेट ए है कोई भी हमारे पास, सेट ए में मेरे पास कोई एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 4 5, और सेट बी में कोई एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी ई। बात समझ रहे हो क्या? अब देखो, फंक्शन ए टू बी हमें डिसाइड करना है, फंक्शन ए टू बी हमें डिसाइड करना है। तो ध्यान दो, जो सेट ए का एलिमेंट होगा वो हमारा डोमेन कहलाता है। सेट ए का जो टोटली एलिमेंट होगा, जितना भी एलिमेंट है, वो हमारा डोमेन कहलाता है। और सेट बी का जो टोटल एलिमेंट होगा, जितना एलिमेंट होगा, वो हमारा कोडोमेन कहलाता है। ध्यान देना, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। किसका? उस फंक्शन का। और ये सेट बी का जो इतना एलिमेंट क्या होगा वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाता है। अब बात आई रेंज क्या होता है। दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मेन फैक्टर रेंज होता है। ध्यान दे, रेंज होता क्या है? ध्यान दो, डोमेन में मतलब जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, वाई मतलब मैंने कहा ये कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, तो एक्स क्या है? एक्स ए की वैल्यू है, डोमेन की वैल्यू है। जब हम डोमेन की वैल्यू उसमें पुट कर रहे हैं तो हमें वाई मिल रहा है, मतलब कोई एक इसकी इमेज, एक्स की इमेज एफ एक्स जो है वो हमें वाई के फॉर्म में मिल रही है। और वो क्या है? वो सेट बी का एलिमेंट है। मैंने कहा मैं 2 से 2 को ए से कनेक्ट किया,
3 का 2 का इमेज जो है ए पे बन रहा है, 3 का इमेज बी पे बन रहा है और 4 का इमेज मैंने कहा डी पे बन रहा है। मतलब 2 की इमेज ए पे बन रही है, मतलब मैं बोलूं F2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है। मैंने 2 रखा तो ए मिल गया हमें, मैंने कहा मैंने F3 रखा तो मेरे पास वैल्यू क्या मिल गई, बी मिल गई, और मैंने F4 रखा तो मेरे पास वैल्यू क्या मिल गई, सी पे, डी मिल गई। तो ये क्या कर रहा है, ये 2 3 4 डोमेन की वैल्यू, मैंने डोमेन की वैल्यू को पुट किया, तो जो हमें वैल्यू हुई फंक्शन को सेटिस्फाई किया, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो वो अगर वो सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड रेंज, वो रेंज कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ये फंक्शन की डिफिनीशन पूरी तरीके से विजिबल हो रही है, दिख रही है या नहीं दिख रही है? ये होता है फंक्शन हमारा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के फॉर्म में मैंने आपको बताया। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं, देखो अलग अलग फंक्शन में तो आप अलग अलग बहुत सारी अभी चीजें पढ़ोगे, अलग अलग आपके फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, रैशनल होता है, इरैशनल होता है, मतलब इधर उधर रिलेशन होता है, वो थियोरेटिकल पार्ट है, उस पर मैं ध्यान ही नहीं दूंगा क्योंकि वो पूछता ही नहीं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की बात करूंगा, वो सब बातें होंगी, हाँ वो मैं बात करूंगा, जो बात नहीं है हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, जिसमें हम 1 to 1 की बात करते हैं, मेनी वन की बात करते हैं, ऑन टू, इन टू, इन सब की बात करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वही होता है 1 to 1, समझ रहे हो ना? तो ये जितनी भी है ये उनकी बात करेंगे, और ज्यादा डिटेल में हम फंक्शन पे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि और ज्यादा डिटेल में आपको फंक्शन पढ़ना है तो मैंने पहले बता दिया आपको, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लो, वो पढ़ी होगी उसमें IIT JEE की सेक्शन में, ठीक है? चलते हैं फंक्शन के टाइप को देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा और हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होगा, ठीक है? आगे चलते हैं, मैं बात करूंगा इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो सबसे पहली बात करते हैं, हम करते हैं 1 to 1 फंक्शन। 1 फंक्शन क्या होता है, ध्यान दो 1 फंक्शन क्या होता है, इसी को इंजेक्टिव बोला जाता है, इंजेक्टिव भी बोला जाता है। ध्यान, मैंने कहा मेरे पास कोई दो सेट दिए हुए हैं, मैंने कहा सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी है हमारे पास 4 5 A B C D, ठीक? ध्यान दो, तो क्या बोलता है 1 फंक्शन होता क्या है? यह बोलता है अगर सेट ए का सभी एलिमेंट पर्टिकुलरली सिंगल एलिमेंट सिंगल बी के एलिमेंट से कनेक्टेड हो, मतलब सिंगल एलिमेंट जो डोमेन है हमारा, उसका जो इमेज है वो सिंगल, सभी एक दूसरे के क्या हो, रेंज हो, मतलब जो हमारा 1 है वो ए से कनेक्टेड है, 2 है बी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, 4 डी से कनेक्टेड, मतलब 1 अलग अलग, 1 भी ए से, सब अलग अलग चीजों से कनेक्टेड और पूरे एलिमेंट सबसे कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड 1 दैट इज कॉल्ड 1। मतलब ये मुझसे नहीं मतलब कि क्या है, कैसे, कितने एलिमेंट है, और इसमें क्या हो, जितने एलिमेंट है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से कनेक्टेड है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है 1 बी से भी कनेक्टेड है, ए से भी कनेक्टेड, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, मतलब उनकी जो इमेज है ना वो डिफरेंट बन रही है, मतलब एक जो है एक से ही कनेक्टेड है, तो वो कहलाता है हमारा 1 फंक्शन। अगर हम सीधी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें, तो मैं बात करूं, अगर मैंने कहा x1 इज इक्वल टू x2 है, x1 x2 के इक्वल है, मतलब a1 इज इक्वल टू 2 है, तो इसकी इमेज भी क्या होगी, fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर x1 और x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, जैसे 1 2 के इक्वल नहीं है, तो fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 होगी, मतलब ये डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू के ऊपर, x1 और x2 की वैल्यू के ऊपर, मतलब इसके वैल्यू के ऊपर। अगर ये डिफरेंट है तो ये डिफरेंट हो गए, और ये सेम है तो ये सेम होंगे। बात 1 क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से कनेक्टेड हो, डिफरेंट इमेज उनकी बन रही हो किसी भी सिंगल में, इतनी बात क्लियर? ये होता है हमारा 1 फंक्शन, क्लियर? जिसे हम इंजेक्टिव बोलते हैं। बात करें मिनिमम की, यही पे बात करते हैं मिनिमम की। अब देखो मिनिमम क्या होता है, जो 1 फंक्शन नहीं है वो मिनिमम फंक्शन है, क्या बात समझ रहे हो ना? वो उसके ऊपर डिपेंड कर, मतलब सीधी लैंग्वेज में जान लो, जो 1 नहीं है वही मिनिमम, ठीक? ज्यादा इस पे हम कॉन्सेप्ट पे बातें करूंगा, डायरेक्ट जो हमें क्वेश्चन पूछना है ये नहीं पूछेगा, जहां 1 नहीं है तो मतलब मिनिमम, ठीक? यही है, दो ही होते हैं 1 मिनिमम। आगे चलते हैं, अब मैं बात करूंगा इनटू फंक्शन की। यहां पे इनटू की बात करूंगा और ऑन टू की बात करूंगा।
देखो इंटू फंक्शन क्या, इसी को सर्जेक्टिव बोला जाता है। इंटू फंक्शन क्या होता है? इंटू फंक्शन में ध्यान देना, मैंने कहा मेरे पास कोई सेट ए है, सेट बी है। सेट ए को मैंने दे दिया 1 2 3 4, सेट बी को दे दिया ए बी सी डी ई। 1 को मैंने कहा ए से कनेक्टेड है, 2 की इमेज बी पे बन रही है, 3 की इमेज सी पे बन रही है, 4 की इमेज डी पे बन रही है। तो ध्यान दो, इंटू फंक्शन कब होगा? कहने का मतलब ये है कि सेट ए का पूरा एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, लेकिन सेट बी में कोई ऐसा सिंगल एलिमेंट हो जो किसी ए के एलिमेंट का इमेज ना हो। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए के एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। वो क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। मतलब सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए के एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए, तो वो इनटू फंक्शन होगा। जस्ट अपोजिट इन इनटू फंक्शन वो क्या बोलता है, अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी है तो 1 2 3 4 है, मैंने कहा ए बी सी डी है, तो 1 ए से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, 4 डी से कनेक्टेड है, तो ऑन टू में जस्ट अपोजिट है। सेट बी का जितना एलिमेंट है, कोडोमेन है, जितना कोड बी का पूरा एलिमेंट क्या कहता है, कोडोमेन, वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। रेंज के इक्वल का मतलब सेट ए का सभी किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए जो सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, उसकी इमेज ना हो। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? मतलब सेट ए का कोई सिंगल एलिमेंट की इमेज जो है सेट बी में, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं सेट बी में होना चाहिए जो सेट ए के इमेज ना हो। मतलब उसका रेंज किसके इक्वल होना चाहिए? एक तरीके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? रेंज किसके इक्वल होना चाहिए? कोडोमेन के, मतलब सबकी इमेज होनी चाहिए। यहां पे कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नहीं हो, वो हमारा इनटू होगा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ये इसके पार्ट थे जिसमें बात की हमने 1 1 की, मेनी 1 की, मैं 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, इनटू की बात की और ऑन टू की बात की। हाँ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा मामला पूरा। ठीक, चलते हैं। कंपोजिशन में क्या बात करेंगे, ध्यान दो। मैंने कहा सेट ए हमारे पास कोई है ये, मैंने कहा सेट बी हमारे पास कोई है ये, मैंने कहा कोई सेट सी है। मैंने कहा फंक्शन जब ए टू बी हमने डिफाइन किया तो वो एफ है, और जो फंक्शन बी टू सी डिफाइन किया वो हमारे पास जी है। मतलब जब फंक्शन ए टू बी हमने डिसाइड किया तो वो क्या है हमारा, ए टू बी हमने डिसाइड किया तो फंक्शन एफ है, फंक्शन जी दिया है बी टू सी। ठीक है, हमने देख लिया। अब बात हम करेंगे कि अब हमें कंपोजिशन निकालना है। कंपोजिशन जैसे रिलेशन में हमने क्या बात की थी, हमने एक एलिमेंट को बी से कनेक्ट किया तो बी के सी से कनेक्ट किया तो ए टू सी किया था। मतलब जो कंपोजिशन आया था वो हमारा ये आया। मैं ए से सी की बात किया था, ए से सी की बात मैं करूंगा जैसे यहां से, तो फंक्शन इस एफ और इस जी के बीच रिलेशन का मतलब, फिर ये जो हुआ वो ऑपरेशन जो अगर मैं बात करूंगा एफ एक्स और जी एक्स के बीच का, अगर कंपोजिशन निकालूंगा तब हमारे क्या आएगा, गॉफ आएगा। गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स। बात समझ रहे हो क्या, जी एफ एक्स। क्लियर हो गई क्या बात इतनी? ये क्या है हमारा, गॉफ है, जी एफ एक्स है। ये होता है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। जैसे मैं बोलूं अगर ऐसे, अगर आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसको मान लो एफ एक्स, ये मान लो जी एक्स। एफ एक्स इक्वल टू दिया है एग्जांपल के लिए आपको, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स इक्वल टू दिया है 2x। बात समझ रहे हो मेरी? तो अब मुझे इन दोनों के बीच का कंपोजिशन चाहिए, इन दोनों के बीच का कंपोजिशन चाहिए, तो मतलब क्या करना है, इनका जी एफ एक्स निकालना है। कंपोजिशन इनका कितना होगा, एफ एक्स और जी एक्स का जी एफ एक्स होगा। जी एफ एक्स का मतलब गॉफ होगा। गॉफ क्या है, जी एफ एक्स है। मतलब एफ एक्स की वैल्यू जी में डाल दिया, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जी में क्या डालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x। एक्स जब था तो 2x था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो 2 एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस। ये इसका जी एफ एक्स आया, कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आया। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात किया जब दो फंक्शन हमारे पास दिए हो, एफ एक्स और जी एक्स दिए हो। क्लियर हो गई बात इतनी? इतनी बात क्लियर हुई तो अब हम आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। ठीक, आगे चलते हैं। देखो किसकी बात करेंगे हम, आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन
अगर जिस मतलब अगर कोई सेट दिया हुआ, वो सेट खुद से अगर बिलोंग कर रहा है, मतलब खुद से ही फंक्शन क्रिएट कर रहा है, वो जो इमेज है वो सेट के एलिमेंट, वही डोमेन, उसी एलिमेंट, उसी सेट से उसका डोमेन भी आ रहा है, उसी सेट से उसका रेंज भी आ रहा है, तो वो जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्रिएट होता है। मैंने कहा मेरे पास कोई सेट ए है और सेट ए खुद से फंक्शन कर रहा है, एक रिलेशन हो रहा है, उसका खुद से एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक तरीके का रिलेशन है। ए का खुद से एक रिलेशन है, मतलब ए का ही एक एलिमेंट में ऐसे एलिमेंट है जो एक ही एलिमेंट की खुद की इमेज है। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इतनी बात क्लियर हुई? इसको ज्यादा ब्रीफ में ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, क्लियर होगी ना बात? अब यही पे मेन जो हमारा मुद्दा होता है वो होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का, जो क्लियर होता है, या ये इस पे क्वेश्चन पुट अप होता है। ध्यान देना, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को कैसे क्या करते हैं, डिफाइन कैसे? मैंने कहा मेरे पास कोई फंक्शन a टू b दिया हुआ है, a टू b हमारे में दिया हुआ है फंक्शन। अब इसका इनवर्स क्या होता है? इसका इनवर्स मैंने कहा gx है। लो, तो gx क्या होगा? g कहां पे होगा डिफाइन? वो b टू a होगा। तो b टू a जो होगा, a टू b दिया है, ये इसका क्या है? इनवर्स फंक्शन है। ये क्या होगा? इसका इनवर्स फंक्शन होगा। मेरी बात क्लियर समझ रहे हो? जैसे मुझे किसी चीज का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने का मैं तरीका बता देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है मुझे, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, और मुझे चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 fx का हमें f इनवर्स x चाहिए, f इनवर्स x चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो क्या? fx का इनवर्स चाहिए। अब हमें क्या कैसे निकालना है इसको? तो fx को पहले हम y ले लेते हैं। fx को क्या ले लेंगे? मैंने y ले लिया। अब fx को y ले लिया तो मैं fx, अब यहां पे चलते हैं। y इक्वल टू fx है, यहां मैं लिख सकता हूं कि इसको x इक्वल टू, अगर मैं इसको y इक्वल टू इसको y मान लूं, इधर देखो y ले लूं, y इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा? y प्लस 1 और x की वैल्यू एक तरीके से मैं निकालूं तो क्या मुझे मिल जाएगी? रूट y प्लस 1। ये बात समझ में आई क्या? x की वैल्यू क्या मुझे मिली? रूट y प्लस 1। अगर मैं यहां से x की वैल्यू देखूं, यहां से x की वैल्यू, तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स y। y इक्वल टू fx था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x जब f इधर आएगा, f इनवर्स y लिख सकते हैं। अब देखो f इनवर्स y, x की वैल्यू मुझे मिली है, क्या मिली है? रूट y प्लस 1। क्या आ गई? f इनवर्स y। f इनवर्स y कितना है? रूट y प्लस 1। अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं, मुझे f इनवर्स x मिल जाएगा कि नहीं? मैं क्या करूंगा? f इनवर्स x अगर निकालूंगा तो जहां जहां y था वहां मैंने क्या कर दूंगा? x कर दूंगा, रूट x प्लस 1। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या किया? f इनवर्स x को मैंने रूट x प्लस 1 कर दिया। मतलब पहले हमने y के फॉर्म में निकाला, y के फॉर्म में निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया? x से रिप्लेस कर दिया y को, मेरा f इनवर्स x आ गया है। वही फंक्शन मिल गया, नहीं मिला? ये था, ये हमारा इनवर्स निकालने का तरीका। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? बात समझ में आई? बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। बस लास्ट स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं अपने इस लेक्चर के। फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल क्या होता है? मैंने कहा फैक्टोरियल n की बात करूं तो फैक्टोरियल n क्या होता है? 1 तक जाएगा, मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 1 तक। इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ये फैक्टोरियल आप जानते हो। फिबोनाची सीक्वेंस की बात करते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? इसकी फिबोनाची सीक्वेंस की यहीं पे बात कर लेते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? ध्यान दो, फिबोनाची सीक्वेंस में देखो पहले दो वैल्यू दी रहती है। जब अगर n इज इक्वल टू 0 है और n इज इक्वल टू 1 है, तब fn इज इक्वल टू n होता है। मतलब अगर n इज इक्वल टू 0 है तो n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके जो शुरू के दो एलिमेंट है वो n ही होंगे, 0 और 1 ही होंगे। फिबोनाची सीक्वेंस। फिर उसके बाद फॉर्मूला हमारा लगता है n जैसे ग्रेटर देन 1 होता है तो फॉर्मूला हमारा fn इज इक्वल टू लग जाता है fn-2 प्लस fn-1। मतलब अगला सीक्वेंस क्या आएगा फिबोनाची का? अगर मैं बात करूं उसको फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने कहा f2 कितना आएगा? तो f2-2 0 हो जाएगा, प्लस f2-1 f1 हो जाएगा। 2 की वैल्यू क्या है? f2 की वैल्यू क्या है? f0 की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी 0 है, और fn की वैल्यू क्या है? इसका भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बनेगा? 0 1 1। बात समझ रहे हो क्या? 1 1। अब मैं बात करूंगा इसकी, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, फिर 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 हो गया ना।
ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस चलता जाएगा। ध्यान दे लो, यही फार्मूला ध्यान दे रखे रहो, यही होता है फिबोनाची सीक्वेंस। जब n = 0 n = 1 हो तो fn = n चलता जाएगा, fn = फिर अगर n > 1 है तब फार्मूला लगाते हैं fn = fn - 2 + fn - 1। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी फर्स्ट लेक्चर में हमने जहां पे बात की सेट थियरी की, रिलेशन की, फंक्शन की, जो हमारे पूरे चैप्टर में थे। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट की बात की। आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसमें थोड़ा सा हम पिजन होल प्रिंसिपल की बात करेंगे। पिजन होल प्रिंसिपल की बात करने के बाद हम डायरेक्टली अपना जो मेन जहां से हमारा जनरेटिंग फंक्शन है, रिकरेंस रिलेशन है, उसको स्टार्ट करेंगे और उसी लेक्चर में मैं उसी को खत्म कर दूंगा। वो भी 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा। इसमें मैंने पूरा ये इसका ओवरव्यू दिखाया आपको सेट थियरी का, रिलेशन का और फंक्शन का, जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।